नमस्कार। आज के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बचपन जिंदगी का बहुत खूबसूरत सफर होता है जिसे जिंदगी भर व्यक्ति नहीं भूलता, लेकिन आज कहीं कहीं वहीं बचपन बेबस नजर आता है। जिन कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए, उस उम्र में आज उन्हीं कंधों पर परिवार का बोझ है। बाल मजदूरी अब एक अभिशाप का रूप लेती जा रही है। सरकार और कई स्वयंसेवी संस्थाएं बाल मजदूरी को रोकने के लिए काम भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद आज भी बाल मजदूर कहीं भूख की खातिर तो कहीं परिवार के लिए मजदूरी कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि बाल मजदूर पूरी तरह बंद नहीं हो पा रही है? यही है हमारा आज का विशेष बेबस बचपन। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, देखते हैं खास रिपोर्ट। बचपन जिंदगी का बहुत खूबसूरत सफर होता है। बचपन में ना कोई चिंता होती है, ना कोई फिक्र। एक निश्चित जीवन का भरपूर आनंद लेना ही बचपन होता है। लेकिन कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लग जाती है, जिस कारण से उन्हें बाल श्रम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आ रहा है। जिन बच्चों से अनावश्यक कार्य कराया जाता है उसे तो हम रोक सकते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ, घर पे काम करता हूँ। मैंने उससे पूछा कब तक करते हो? 2 बजे तक करता हूँ। वाकई में स्कूल तक नहीं पाया। जब बच्चों के हाथ में खिलौने और किताबें होनी चाहिए, तब उनके नन्हे हाथों में काम का बोझ होता है। कभी अपना पेट भरने के लिए तो कभी मजबूरी के तले दबे होने की वजह से। बाल श्रम का मुख्य कारण गरीब बच्चों के माता पिता का लालच और असंतोष भी देखा जाता है। लालची माता पिता अपने ऐशो आराम के लिए बच्चों से मजदूरी कराते हैं, जिससे बच्चे ना ही स्कूल जा पाते हैं और ना ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस उम्र में बच्चे नशे की लत में डूब जाते हैं। बाल मजदूरी पनपने का कुछ कारण बेरोजगारी, अशिक्षा और कर्ज भी है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, कोयला खदान, पटाखे के कारखाने जैसी जगहों पर कार्य करवाना बाल श्रम है। बाल श्रम में बच्चों का शोषण भी शामिल होता है। शोषण का मतलब बच्चों से ऐसे कार्य करवाना जिनके लिए वो मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार ना हो। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारत में बाल श्रम प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में 215 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। 1991 की जनगणना में बाल मजदूरी के सर्वेक्षण के अनुसार 11.3 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। इसके बाद 2001 की जनगणना में इनकी संख्या 12.7 मिलियन हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में बाल मजदूरी के आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में मात्र 94 बाल श्रमिक हैं, जबकि 1997 के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण ही नहीं कराया। भारत में बाल श्रम कानून 1986 में 2016 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद कानून ज्यादा सख्त हो गया है। कानून के मुताबिक यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार का काम करवाया गया तो 50,000 रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल होगी। इसमें सभी तरह के श्रम शामिल हैं। वो केवल अपने पिता के साथ उनके व्यवसाय में सहयोग कर सकता है। देश के संविधान में बाल श्रम पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस अपराध के लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन ये अपराध कम होने की बजाय लगातार बढ़ ही रहा है। किसी भी ढाबे में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी भी बच्चे को काम करते देखा जा सकता है। जनसंख्या, गरीबी या फिर मजबूरी, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अघोषित तौर पर बाल श्रम लगातार जारी है। इस पर रोक तभी लग सकती है जब समाज सामने आए और मासूमों को हाथों में औजार की जगह किताबें थमाए। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बचपन, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में है स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया, वरिष्ठ वकील सुनील शर्मा जी, समाज सेवी अंशु गुप्ता,
समाज सेवी प्रोफेसर प्रिया ठाकुर और एक और समाज सेवी और जो एनजीओ भी संचालित करते हैं अमरजीत कुमार सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरजीत कुमार सिंह से। अमरजीत जी, जिस तरह से हम आज का हमारा जो विषय है बेबस बचपन, आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस भी है, क्या कहेंगे? एक साल में एक बार ही याद आती है सरकार को कि हमें बाल श्रम की तरफ कुछ करना है, तमाम तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन जो समस्या है जस की तस, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं इस दिशा में, क्या आपके अनुभव है? पहले तो आप वो बताएं। देखिए, जब हमने एक्ट भी बनाया और एक्ट में हाल ही में परिवर्तन भी लाए हैं, हम एक्ट को संशोधन किया है हमने एक्ट में, लेकिन समस्या अभी भी वही है। और यकीन मानिए, अगर हम इस तरह से चलते रहे तो समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। इसमें हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम वाजिब तौर पर देखें तो केवल हम एक्ट बनाकर हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक्ट बना देंगे तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। चाइल्ड लेबर एक्ट से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। चाइल्ड लेबर, जैसे बाल विवाह के मामले में हम बात करते हैं तो समाज से जुड़ा हुआ कहते हैं विषय है ये, चाइल्ड लेबर भी कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें जब तक लोगों के मन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, लोगों की सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, तब सीधे हम एक्ट बना के परिवर्तन नहीं ला सकते। और एक्ट बना भी लेंगे तो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर भी ध्यान देने की बात है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट हमारे पास है चाइल्ड लेबर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो कितना कारगर है, उनकी ट्रेनिंग कितनी होती है, वो बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, वो क्या समझते हैं कि बच्चे का रिहेबिलिटेशन कैसे होना चाहिए, पुनर्वास कैसे होना चाहिए, इन तमाम बातों पे हम बात नहीं कर पाते हैं। और बच्चा हम कहीं से भी रेस्क्यू करते हैं और फिर हम शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका कोई फॉलोअप नहीं है कि बच्चा दोबारा उस जगह पे ना दिखे। इसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमने रेस्क्यू कर लिया, हमने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर लिए, हमने केस बना दिया। वो केस कितना हो पाता है सही कोर्ट में, वो भी उसका भी कोई हमारे पास डेटा उस तरह से नहीं बन पाता कि हमारा केस फेल क्यों होता है कोर्ट में जाके। वो बच्चा फिर से कहाँ गया, बच्चा स्कूल में है या बच्चा फिर से काम पे लग गया, उसका कोई हमारे पास फॉलोअप नहीं है। तो हमारा काम इतना होता है कि हमें सूचना मिलती है और हम जाते हैं, बच्चे को रेस्क्यू करते हैं और फिर हम शांत बैठ जाते हैं और हम बताते हैं कि हमने कार्रवाई कर ली है। ये पूरा का पूरा प्रणाली जो है ऐसे ही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अंशु गुप्ता हमारे साथ में है। अंशु जी, क्या कहेंगी जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस हम मना रहे हैं और जो लगातार कहा जाए बाल श्रम हमारे देश में लगातार किसी तरह की कोई लगाम नहीं लग रही है, क्या अनुभव है और कौन से ऐसे कारक आप मानती हैं जिसके कारण इतने तरह की, जिस तरह से एक्ट की अभी बात की, कई एनजीओज काम कर रहे हैं, समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, फिर भी बाल श्रम रुक नहीं रहा है? बहुत ही आपने जो प्रश्न किया ये बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी इनके ऊपर चल रही हैं बच्चों के ऊपर, पर फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा है? शून्य। आप सबसे ज़्यादा ग्राउंड्स में अगर पन्नी बीनने वाले, गार्बेज बीनने वाले तो बच्चे हैं, बहुत सॉफ्ट काम जो वैसे होते हैं उनके लिए बाल श्रम की एक लंबी कतार है। तो ये चीज़ कम क्यों नहीं हो रही है? कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है। गरीबी अगर हमारे देश से हटती है तभी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो माँ बाप हैं जिनके ये बच्चे हैं वो उस तबके के नहीं हैं कि ये बच्चों का भी भरण पोषण या इनके पेट की आग बुझा सके। दूसरा कारण ये है कि हम जो बहुत सारे एक्ट बना देते हैं, सर ने जैसे कहा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, वर्क बहुत सारे चल रहे हैं पर उसको जो फॉलोअप होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो सारी नहीं हो रही है। साथ ही सरकार की देखिए पॉलिसीज हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, नियम हैं, कायदे कानून सब बने हुए हैं, पर वो एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्यों नहीं उस तंत्र व्यवस्था को सुचारू करती है जिसमें बहुत सारे लेकुनाज हैं? आप अगर देखिए कि जो अधिकारी हैं, जो सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सिस्टम को मॉनिटर करने वाले, वो क्यों नहीं देखते कि फील्ड में क्या हो रहा है? बच्चे इस तरह से अगर रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं तो उनका फॉलोअप क्यों नहीं हो रहा? हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधि कहते हैं, और वो तंत्र व्यवस्था में जाके हमारी बात को ठीक करेंगे या प्रशासन में हमारी बात रखेंगे, अगर हमारा सोशल रिफॉर्म इस तरह से आना है तो वो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। उनको बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके ये टारगेटेड लोग नहीं होते, उनका वोटर बैंक नहीं होता, इसलिए इन बच्चों के ऊपर काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। साथ ही जैसे आपने कहा कि बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं
उनमें भी बहुत सारे हमारी जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो उसकी कार्यशैली पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर इतने सारे एनजीओज काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह की जो बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई बाल श्रम की, वो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम बहुत सारा होना बाकी है। अंशु जी, तमाम सवाल हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर प्रिया ठाकुर हैं, उनसे भी जानते हैं। प्रिया जी, जिस तरह से अभी अंशु जी बात कर रही थी, तमाम तरह के कानून बने, कई तरह के संगठन काम कर रहे हैं, जिन कंधों पर उन कानूनों के पालन कराने की जिम्मेदारी है, क्या वो कमज़ोर हैं? क्या उनको नहीं दिखता कि जो बाल श्रम है, जो बाल मजदूर हैं, वो होटलों में काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, सड़कों में पन्नी बीन रहे हैं, क्या दिख नहीं रहा? कंधे वो कमज़ोर हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इसकी? कि कानून तो बन रहे हैं पर कानून लागू नहीं हो रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, योजनाएं जमीन तक नहीं जा रही हैं क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी जो भी होते हैं उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। जैसे आज ही हम देखें कि पेपर में आया आंगनबाड़ी लग रही है कहीं कहीं खुले में, तो आंगनबाड़ियों के लिए भी बहुत सारे कानून बने पर कानून लागू नहीं है। बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं पर वो लागू नहीं हो रही हैं कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, जो हमने जो बात कही, कानून बने हैं, तमाम तरह के कानून बने, लेकिन जिनको इम्प्लीमेंटेशन कराना इन कानूनों का, क्या दिख नहीं रहा है? हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तमाम लोगों को दिख रहा है कि होटलों में बाल मजदूर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। क्या सरकार, जो सरकारें हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि इस तरह से यही कारण है कि लगातार जो बाल मजदूर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है? है ना, बच्चों का बचपन तो जैसे खो ही गया है बिल्कुल। आप कई जगह देखिए बच्चे ईंट ढो रहे हैं, सड़कों पे वो गिट्टियां डाल रहे हैं, बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं। बहुत जगह ये देखने को मिलता है। मैं खुद भी शिकायत करती हूँ पर रिजल्ट कुछ बहुत अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। चलिए, हमारे साथ में वरिष्ठ वकील सुनील शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। सुनील जी, कानूनों की बात चल रही है बाल श्रम को लेकर। किस तरह के कानून हैं? कानून तो बने, लेकिन उनका किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्या आपका अनुभव है? वरिष्ठ आप अधिवक्ता हैं, उसके नजरिए से। देखिए, 1986 में इस संबंध में कानून अपने यहाँ देश में बना और उसके बाद अभी 2016 में उसमें अमेंडमेंट हुआ और इसमें प्रावधान बड़े कड़े कर दिए गए हैं। इसमें प्रावधान ऐसा कर दिया गया है कि सेक्शन 18 में यदि किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर कोई रखता है तो ऐसी दशा में उसको मिनिमम 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक फाइन और 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा का उसमें प्रोविज़न है। कानून बहुत कड़ा है। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं कि इवन 324 आईपीसी, 325 आईपीसी, 325 आईपीसी मतलब किसी के फ्रैक्चर हो जाए, उस हद तक मारपीट हो जाए, उसमें भी कोर्ट को अधिकार है कि वो मात्र फाइन पे छोड़ दे, उसको प्रोबेशन पे छोड़ दे। लेकिन इस सेक्शन में तो प्रोबेशन पे छोड़ने का प्रोविजन ही नहीं है। इसमें तो 6 महीने तो कम से कम उसको सजा भुगतनी ही होगी। इतने कड़े कानून के बावजूद क्रियान्वयन इतना ढीला है क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर की संख्या बहुत कम है। एक एक जिले में मुश्किल से एक एक दो होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मेरे अभी एक मित्र ने कही वो है सामाजिक संवेदनाएं। जब तक समाज उस बारे में जागृत नहीं होता, देखिए आज कहीं बाल विवाह होता दिखता है, लोग तुरंत फोन कर देते हैं, उन्होंने कहा 100 नंबर पे फोन कर दो, फला जगह फोन कर दो। पर आज देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी बच्चे को मजदूरी करते कोई देखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे, या पुलिस को सूचित कर दे तो पुलिस उस पर एक्शन ले, या लेबर इंस्पेक्टर को। तो मेरे कहने का आशय यह है कि सरकार ने कड़े कानून तो बना दिए हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हालांकि बड़े अच्छा लगता है कि जब से ये अपने कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है इस चाइल्ड लेबर के काम करने पर ही, जो हमारे पड़ोसी जिले विदिशा के ही रहने वाले हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने अपना नाम इस मामले में स्थापित किया कि उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर को खत्म किया जा सके। निश्चित तौर पे देश में एक चेतना भी हुई, जागृति हुई। सुनील जी, आपने बात की 2016 से और कड़े कानून कर दिए गए, जो एक कहा जाए कि जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई। आप चूंकि एडवोकेट हैं, आपके सामने कोई ऐसी बात आई है कि किसी को इस आधार पर दंडित किया गया हो जिससे कि समाज में मैसेज फैले इसकी तरफ? नहीं, इसमें समस्या यही है कि मैंने अभी तक कितनी लंबी प्रैक्टिस में, लगभग मेरी 27-28 साल की प्रैक्टिस हो गई, मैंने इसमें किसी को दंडित होते नहीं देखा आज तक।
उसका कारण ये है कि उसका प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं होता। अगर चाइल्ड लेबर का केस बना के लेबर इंस्पेक्टर पेश भी कर दे तो उसको कोर्ट में कोई सीरियसली लड़ने वाला नहीं है, कोई जो गवाह आते हैं वो होस्टाइल हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में कोर्ट भी सजा नहीं कर पाती है, कोर्ट भी एविडेंस के आधार पर ही सजा कर सकती है। तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी केस में सजा हुई हो अभी तक। चलिए, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया हमारे साथ में है। सतीश जी, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से जो देश का भविष्य है, बच्चा किसी का भी का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, मध्यम वर्ग का हो, बचपन होता है, हमारे देश का वो भविष्य है। आपने लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम तरह के अनुभव आपको रहे होंगे। लगातार जो समस्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, बढ़ रही है। जिस तरह से अभी सुनील शर्मा जी ने बात की कि 2016 में कड़े कानून और कर दिए गए हैं, जुर्माना बढ़ा दिया गया, लेकिन जब सवाल ये रहा कि किसी को उन्होंने दंडित होते देखा तो उन्होंने कि नहीं, तो ऐसे में इस तरह के कानून, इस तरह की बातें क्या बेमानी साबित हो रही हैं? समस्या का सीधा संबंध गरीबी से है। आप देखेंगे गरीबी भी लगातार बढ़ रही है। देश में 3% जो है वो अमीर हैं, बाकी आबादी मध्यम वर्ग की है या गरीब है। तो हमारे देश में आप देखेंगे पिछले कई सालों में करोड़पतियों की, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ के उद्योगपति दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल होने लगे हैं। और हमारे देश में 70 साल की आज़ादी के बाद गरीब आबादी बढ़ रही है, गरीबी का प्रतिशत कम नहीं हो रहा है। गरीबी कम नहीं होगी तो बाल मजदूरी भी कम नहीं होगी। आप लाख कानून बना लीजिए, आप हम जो यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं, हम में से कोई भी उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप अपने बच्चे को काम करते हुए नहीं देखना चाहते क्योंकि आप खुद सक्षम हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के यहाँ 4 बच्चे हैं और उसके घर छत नहीं है, उसके पास 2 जून की रोटी कमाना उसको मुश्किल है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो उसकी मदद करता है। छोटा किसान हो, उनके बच्चे भी खेत में काम करते हैं, उनको हम बाल श्रम में नहीं गिनते हैं, वो खेती के काम में लगे होते हैं। अल्टीमेटली वो भी श्रम ही कर रहे होते हैं, उनको हम छूते तक नहीं है। होटलों में जो काम कर रहे हैं उनके पास तो खेती भी नहीं है कि वो अपने पिता का खेती में हाथ बटाएं या पिता की दुकान में हाथ बटाएं। अब आप देखेंगे जो व्यापारी है, किराने का भी व्यापारी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी व्यापारी है, उनके बच्चे भी हाथ बटाते हैं। सुनार का बच्चा भी दुकान पर जाके हाथ बटाता है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, सीखता है काम। दूसरे लोग भी सीखते हैं। ब्राह्मण का बच्चा जो पूजा पाठ कराते हैं उनके बच्चे भी बचपन से सीखते हैं, मैंने खुद भी सीखा है। तो जो श्रमिक है वो अपने बच्चे जैसे बड़े होते हैं घर चलाने के लिए, उनकी एक मजबूरी होती है, किसी को शौक नहीं होता है। फिर यदि हम उनको पकड़ लेते हैं और उनका रेस्क्यू करते हैं, एनजीओ वाले उनके, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी का नाम लिया, मेरे ही जिले के हैं वो, और उनका काम भी मैंने बहुत करीब से देखा है, उनको पुरस्कार मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाल श्रम खत्म नहीं होता ना, वो इसलिए खत्म नहीं होता कि हम गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी 1000 तरह की योजनाएं हैं गरीबी खत्म करने की, कुपोषण दूर करने की हमने बहुत सारी योजनाएं बना ली हैं, बहुत भारी भरकम बजट होता है, बहुत सारे एनजीओ उसमें काम करते हैं, लेकिन कुपोषण भी खत्म नहीं हो रहा है। ना कुपोषण खत्म हो रहा है, ना गरीबी खत्म हो रही है। सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, सरकारी प्रायोरिटी नहीं है कहेंगे, जो जिम्मेदार लोग उनकी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी सरकार में जो शामिल होते हैं लोग, वो नौकरशाह हो, राजनेता हो, उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। मैं कितने सारे राजनेताओं को जानता हूँ जिनकी उनके खुद की गरीबी दूर हो गई, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, अफसरों के यहाँ भी तो काम कर रहे हैं। उनके बच्चे जिन्होंने गरीबी खत्म करने का ठेका लिया है, जो मंच से खड़े होकर कहते हैं कि मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो बाल मजदूरी नहीं करते। किसी माँ बाप के दिल से पूछे उसके बच्चे को जिसको काम कराना होता है, कोई शौक में नहीं कराता। हर माँ बाप का बच्चा दिल का टुकड़ा होता है, वो गरीब हो कि अमीर हो, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं और उनका उतना ही प्रेम होता है, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है, कोई शौक में नहीं कराता है। बिल्कुल, गरीबी जब तक दूर नहीं होगी तब तक ये दूर नहीं होगा, कितने भी आप कानून बना लीजिए। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया ने जिस तरह से कहा कि गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, और जाहिर सी बात है कि गरीबी के कारण ही जो बाल श्रम बढ़ रहा है, बाल मजदूर बढ़ रहा है। हमारे साथ में अमरजीत कुमार सिंह है। 2 चीजें हैं, जिस तरह से गरीबी की बात की सतीश एलिया जी ने, दूसरी तरफ लेबर विभाग जो पूरी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, ये भी कहा जा रहा है कि स्टाफ कम है वहाँ पर, तो क्या उस पर भी सवालिया निशान है ये कि आपको उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने की ज़रूरत है? और जिस तरह से गरीबी वो कैसे दूर हो, गरीबी कैसे इस तरह की योजनाएं बने कि जो लोगों को जो वो कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में उनको रोजगार उनको दे के वो चीज़ उसकी भरपाई की जाए। 2 बातें यहाँ पर, एक तो ये कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ क्या हो रहा है कि कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है।
हमने रिहेबिलिटेशन प्लान की बात की है। हमने कहा है कि जो पैसा जुर्माने से वसूल किया जाएगा वो बच्चे के वेलफेयर में लगाया जाएगा, लेकिन जुर्माने की राशि जब मिल ही नहीं पाएगी तो वेलफेयर की बात कहाँ से आएगी। तो जुर्माने की राशि नहीं मिल पाने के पीछे कई वजह होती है। एक तो 13 साल का बच्चा जो काम करते हुए मिलता है, कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते 15 साल का हो जाता है। वो पता नहीं कहाँ से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि बच्चा 15 साल का दिखता है और चाइल्ड लेबर की श्रेणी में नहीं आता है वो। दूसरी बात, उस बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उस बच्चे को वापस उसी फैमिली भेज दिया जाता है जिस फैमिली ने काम करने रखा था उसको। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम उस बच्चे को कहीं और कस्टडी दे सकें, क्योंकि वो बच्चा विक्टिम रहा है, उस बच्चे का स्टेटमेंट काफ़ी मैटर करता है। लेकिन जब उस बच्चे को वापस उसी फैमिली में भेज दिया जाता है जिस फैमिली से उसको काम करने के लिए भेजा गया था, तो उस बच्चे का स्टेटमेंट बदल जाता है कोर्ट में जाके, वहाँ लेबर डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को भी समझना होगा कि हम कैसे बच्चे का स्टेटमेंट नहीं बदले, उसके लिए काम कर सके, उसको अलग रखा जा सके उस फैमिली से जिस फैमिली में उसको काम करने के लिए भेजा गया था। जो ही नहीं कि बच्चे को पेरेंट्स के पास वापस भेजना उसका बेस्ट इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो फैमिली उस बच्चे को आज भोपाल भेज रही है काम के लिए, कल विदिशा भेज सकती है और विदिशा के बाद जबलपुर भेज सकती है, क्योंकि उस फैमिली को भेजना है उस बच्चे को काम के लिए। लेकिन हमें लगता है कि हम पेरेंट्स के पास भेज के रेस्क्यू करके हमने बहुत पुण्य का काम किया है। तो वहाँ बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉलोअप करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक तो ये लेबर डिपार्टमेंट के साथ है, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो पूरे केस को देख सके, स्टेटमेंट ना बदले उस पर काम कर सके, डॉक्यूमेंट्स ना चेंज हो जाए उस पर काम कर सके। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ऐसे आ जाते हैं ये उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है केस दर्ज करने से और कोर्ट में फाइल करने से, और कोर्ट में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। असम का देखते हैं, वहाँ पे 2014 से 2016 के बीच में 35 केसेस दर्ज हुए थे, एक भी केसेस में कन्विक्शन नहीं हो पाया। तो वो जो पैसा मिलने की बात है जुर्माने से, वेलफेयर में खर्च करने की बात है, लगाने की बात है, वो पैसा ही नहीं आएगा तो वेलफेयर की बात ही नहीं सोच सकते, क्योंकि लेबर एक्ट में कहा गया है कि जुर्माने से पैसा जो वसूल होगा वो पैसा लगाया जाएगा रिहेबिलिटेशन में, बच्चे के पुनर्वास में। तो वहाँ भी एक चीज़ है। दूसरी बात, हम गरीबी की कर रहे हैं, तो हम गरीबी को खत्म करने की बात कैसे कर रहे हैं? क्या हम पैसा दे दें उस परिवार को और गरीबी खत्म कर दें, या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करें? इस बात की गारंटी नहीं है कि फैमिली को वेलफेयर स्कीम से हम कनेक्ट करेंगे। अमरजीत कुमार, जिस तरह से ठीक है, सीधे पैसे की बात नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, नीति निर्धारकों की ये प्राथमिकता होना चाहिए कि हम ऐसे जो बच्चे हैं, पहले तो शिक्षा, उनको शिक्षा दी जाए, वो हो जाए, इस लायक हो जाए, इस लायक हो जाए कि उनको कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिल सके। जी नहीं, अब शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं। एक्ट ये कहता है कि 14 साल से नीचे का बच्चा अपने फैमिली में काम कर सकता है, एजुकेशन बशर्ते कि स्कूल जाता हो। तो हमने एजुकेशन में ध्यान दिया, एक्ट ने स्कूल पे एजुकेशन पे ध्यान दिया। चलिए अमरजीत कुमार जी, चूंकि समय हमारे पास कम है, आज की हमारी चर्चा में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया, वरिष्ठ वकील सुनील शर्मा, समाजसेवी प्रोफेसर प्रिया ठाकुर, समाजसेवी अंशु गुप्ता और अमरजीत कुमार सिंह, एनजीओ संचालक और समाजसेवी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरह से बाल श्रम को लेकर हमने समस्या भी सुनी और कहीं ना कहीं समाधान, लेकिन कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि नीति निर्धारक के जो हैं, जो सरकार है, उसको गंभीरता से सोचना होगा। वो जो तमाम, चाहे कानूनों की हम बात करें या अन्य समाज सेवियों के जरिए, एनजीओ के जरिए बाल श्रम को रोकने की बात करें, गंभीरता से, ईमानदारी से इस दिशा में सोचना होगा, तभी देश में, प्रदेश में बाल श्रम रुकेगा। आज के विशेष में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।